और उनके अनुप्रयोग। आज हमारा सिलेबस है पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट में कौन से सैटेलाइट है और पोलर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है उनके अनुप्रयोग क्या हैं, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें पोलर सैटेलाइट, ध्रुवीय कक्षा, तो समझाएंगे पहले परिभाषा के रूप में कि ऐसी कोई भी कक्षा जिसकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई 400 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक होती है, यह पृथ्वी की निम्न कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट कहलाती है। इसी को ध्रुवीय कक्षा भी कहते हैं क्योंकि यहां पर परिक्रमण करने वाले उपग्रह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गति करते हैं। यहां पर मिलने वाली कक्षाओं को सूर्य तुल्यकारी कक्षा भी कहा जाता है। सामान्यतः इन कक्षाओं में उपस्थित होने वाले उपग्रह ऐसे उपग्रह होते हैं जिनमें विशिष्ट प्रकार के कैमरे लगे होते हैं जो अवरक्त प्रकाश या फिर सूक्ष्म तरंगों पर आधारित प्रकाश का उपयोग करके फोटोग्राफ या छवियों को लेते हैं। सामान्यतः इस कक्षा के उपग्रह प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, अवशोषण, प्रकीर्णन, प्रकाश से जुड़ी हुई घटनाओं के आधार पर परिणामों को प्राप्त करते हैं। इन उपग्रहों का परिक्रमण काल 90 मिनट से 180 मिनट का होता है। यह परिभाषा के रूप में हवाबाजी आपको करनी थी। आइए संक्षिप्त में समझते हैं, जो हमने पीछे लिखा है उसे भी पढ़कर दिखा देते हैं। यह पृथ्वी के धरातल से 2000 किलोमीटर ऊंचाई की कक्षा होती है, लेकिन भारत के अधिकांश उपग्रह लगभग 850 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। इन उपग्रहों का मुख्य कार्य सुदूर संवेदन है। सुदूर संवेदन, सुदूर संवेदन का मतलब हुआ दूर से ही इन चीजों को जानना, समझना। सुदूर संवेदन इनका सबसे बड़ा काम होता है। दूर से ही यह चीजों को हम कहेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे, उन चीजों का मेजरमेंट करेंगे। तो सुदूर संवेदन है जिसके लिए वह प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, अवशोषण और प्रकीर्णन की घटनाओं का उपयोग करते हैं। इन उपग्रहों के मुख्य रूप से उच्च विभेदन क्षमता वाले कैमरे लगे होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों को अगर हमारी बात याद आती हो तो जो भूस्थिर कक्षा के उपग्रह थे उन उपग्रहों में ट्रांसपोंडर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे ही इस कक्षा के उपग्रहों में उच्च विभेदन क्षमता वाले कैमरे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें उच्च विभेदन क्षमता वाले कैमरे लगे होते हैं जहां हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उच्च विभेदन क्षमता वाले कैमरे लगे होते हैं। पहले भारत के उपग्रहों में इंफ्रारेड कैमरों का उपयोग किया जाता था, जबकि वर्तमान में माइक्रोवेव कैमरे उपयोग में लिए जाते हैं जो खराब मौसम में भी बेहतर चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं। वास्तव में इंफ्रारेड की प्रॉब्लम यह है कि जब बादलों का मौसम हो जाता है तो बादलों के मौसम के द्वारा या बादलों के द्वारा इनका अवशोषण हो जाता है, इसलिए कई बार अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते थे। लेकिन अब माइक्रोवेव कैमरे का भी, सूक्ष्म तरंगों वाले प्रकाश का उपयोग करने वाले कैमरों का भी उपयोग इसमें किया जा रहा है जो खराब मौसम में भी बेहतर चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इस पॉइंट पर भी हमें ध्यान देना है। तो आपको यह आइडिया लग गया कि इनकी परिभाषा में क्या लिखा जा सकता है। अब हम यह देखना चाह रहे हैं कि भारत के इसमें कौन से उपग्रह है। भारत ने अभी तक इन उपग्रहों में अगर हम बात करें तो एक छोटी सी बात और याद रखिएगा, इन उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों को NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग स्पेस सेंटर, हैदराबाद के द्वारा विश्लेषित किया जाता है और इन चित्रों को भुवन नामक वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाता है। हमारी क्लास के बाद भुवन नाम से गूगल सर्च करना और भुवन नाम की वेब पोर्टल पर जाना, वहां तुम्हें अलग अलग फोटोग्राफ मिलेंगे जो इन सैटेलाइटों के द्वारा लिए जाते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए भी फोटोग्राफ अवेलेबल होते हैं ताकि आप वहां से पृथ्वी कैसे दिखती है, भारत कैसा दिखता है, उस फोटोग्राफ को भी दिखाया जाता है। तो भुवन नामक वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही अन्य देशों के फोटोग्राफ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विक्रय के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे इसरो को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये जो सैटेलाइट है यह नॉर्थ टू साउथ
इस तरीके से घूम रहे हैं, तो ये भारत ही नहीं कई अन्य देशों के संसाधनों का आकलन भी करते हैं, कई अन्य देशों में संसाधनों की खोज भी कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में इन फोटोग्राफ को बेचकर इसरो कमाई भी करता है, इसरो कमाई भी करता है। तो हम कह सकते हैं इस कक्षा के उपग्रहों से भारत को एक प्रकार से विदेशी धन का भी अर्जन हो रहा है। इन कक्षा के उपग्रहों का मुख्य कार्य सुदूर संवेदन है। सुदूर संवेदन का मतलब इसमें लगे हुए उच्च क्षमता के कैमरे सतह पर होने वाली हर बात, सतह पर होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं। अब सवाल है कि इसमें कौन से उपग्रह भारत के द्वारा भेजे गए हैं। तो हम इसमें कह सकते हैं कि भारत में इस कक्षा में IRS, जितने भी IRS श्रेणी के उपग्रह हैं, फिर IRS 1A, IRS 1A, IRS का मतलब इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, तो IRS 1A, या हम कह सकते हैं कि ओशनोसेट, ओशनोसेट, कार्टोसेट, कार्टोसेट भारत और फ्रांस की सहायता से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बादलों के निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए मेगाट्रॉपिक्स, मेगाट्रॉपिक्स नामक एक जो उपग्रह है वो भी इस कक्षा में है। साथ ही रिसोर्स सेट, रिसोर्स सेट संसाधनों के अध्ययन के लिए, और पिछले साल हायासिस और एमीसेट इसमें भेजे गए हैं, हायासिस और एमीसेट इसमें भेजे गए हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस कक्षा में जो उपग्रह मिलेंगे वो IRS हैं या ओशनोसेट हैं, या ओशनोसेट हैं समुद्रों का अध्ययन करने के लिए, कार्टोसेट है मैपिंग करने में मदद करते हैं। ये कार्टोसेट जहां मैप बनाना है, नगरों का मैप बनाना है, गांवों का मैप बनाना है। इसके अलावा मेगाट्रॉपिक्स, मेगाट्रॉपिक्स, और अभी हम कह सकते हैं कि रिसोर्स सेट, रिसोर्स सेट, हायासिस और एमीसेट इस कक्षा में मिलने वाले भारत के उपग्रह हैं। जैसे कि हमने लास्ट वाले लेक्चर में आपको बताया था कि भारत के जो उपग्रह हैं जियो स्टेशनरी में, हमने आपको बताया था कि इनसेट, जीसेट, IRNSS, इसके अलावा एजुसेट, मेटसेट। वैसे इस कक्षा में भारत के उपग्रह हैं IRS श्रेणी के, ओशनोसेट, कार्टोसेट, मेगाट्रॉपिक्स, रिसोर्सेट, हायासिस और एमीसेट। ये वो उपग्रह हैं, ये वो उपग्रह हैं जो भारत के द्वारा ध्रुवीय कक्षा में, पोलर ऑर्बिट में भेजे गए हैं। इनमें से अधिकतर का काम नगरों का चित्र या नगर नियोजन, संसाधनों का आकलन, समुद्रों का आकलन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बादलों के निर्माण की प्रक्रिया को ध्यान में देना। तो हम कह सकते हैं रिसोर्स सेट, संसाधनों को ज्ञात करना, इनका मुख्य कार्य होता है। लेकिन हम इनके कार्यों का भी वर्णन कर रहे हैं, लेकिन आपके पहले डाउट देख लेते हैं। सबसे पहला है ध्रुवीय कक्षा में लियो प्रकार के उपग्रह, भारत के अधिकांश उपग्रह इसी कक्षा में स्थित हैं। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया रामजी सिंह। सूक्ष्म तरंगों पर माइक्रोवेव ज्यादा बेटर क्वालिटी के लिए, माइक्रोवेव ज्यादा बेटर क्वालिटी के लिए कार्टोसेट देश को पहला मैपिंग सैटेलाइट है, कह सकते हैं पुष्पेंद्र, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि कार्टोसेट, मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये मैपिंग इसके पहले नहीं हुई होगी। मैपिंग इसके पहले भी हुई, लेकिन मैपिंग को डेडिकेट कार्टोसेट, हम कह सकते हैं कि कार्टोसेट 1 पहला उपग्रह रहा होगा। धन्यवाद, धन्यवाद। अब मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा प्लीज, अब मेरी बातों पर ध्यान देना। सबसे पहले मैंने आपको बताया इनकी पूरी परिभाषा, इनकी विशेषताएं, फिर इनके अलावा भुवन पर हमें क्या मिल रहा है, और अब हमने देखा उपग्रहों का पूरा समूह जो भी इस कक्षा में मिलता है। पर हम ऐसा नहीं कहेंगे कि भारत के अधिकांश उपग्रह, भारत के जितने उपग्रह है वो 2 ही जगह है, जियो और लियो में। अब हम अनुप्रयोग समझ रहे हैं, और सवाल क्या बनेगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, मेंस में सवाल बनेगा ध्रुवीय कक्षा के उपग्रहों से आप क्या समझते हैं, इनके अनुप्रयोग लिखिए। या फिर इसमें सवाल बनेगा कि भारत के द्वारा संसाधनों के आकलन के लिए उपग्रहों को किस कक्षा में भेजा जाता है,
तथा इस प्रकार के उपग्रहों के क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं व्याख्या कीजिए। या इसमें सवाल सामान्य बन सकता है कि भारत के द्वारा प्रक्षेपित किए गए निम्न पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों का संक्षिप्त विवरण दीजिए तथा उनके कार्यों को स्पष्ट कीजिए। तो मेंस में कई सवाल बन सकते हैं, बट एक ही जगह पर सारे आंसर अवेलेबल कर रहे हैं। तो अनुप्रयोग में सबसे पहला अनुप्रयोग है कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में इनका पहला अनुप्रयोग समझना जरा प्लीज। जैसे आप कई बार सोचते होंगे या कई बार सुनते होंगे कि भारत सरकार ने रबी की फसल अभी आई नहीं, लेकिन उसके पहले ही बता दिया कि इस बार भारत में इतना रबी का उत्पादन होगा। खरीफ की फसल अभी आई नहीं, केवल बोई गई है, लेकिन सरकार ने अनुमान लगा दिया कि इतना उत्पादन होगा। तो सरकार ये अनुमान कैसे लगाती होगी? यही उपग्रहों की मदद से सरकार अनुमान लगाती होगी। कैसे? मान लो एक फोटोग्राफ खींचा और इनका सुपर कंप्यूटर बता देगा कि उस फोटोग्राफ में जो फसल है उसमें गेहूं के पौधा है या कोई और है। अब मान लो इतने एरिया में उन्हें गेहूं मिला और एक अनुमान के तहत उन्हें पता है कि एक हेक्टेयर में मान लेते हैं कि 12 क्विंटल गेहूं का पैदावार होता है। तो उनका सुपर कंप्यूटर बता देगा कि इस समय ये इतना एरिया लग रहा है कि गेहूं का है, तो 12 का मल्टीप्लाई करके हम बता देंगे कि इस साल गेहूं का उत्पादन इतना होगा। तो कृषि क्षेत्र में जितना भी घोषणाएं की जाती हैं अग्रिम उत्पादन की, वो सारी की सारी जो घोषणाएं हैं वो केवल इन उपग्रहों के परिणाम होते हैं। तो कृषि क्षेत्र में भारत सरकार जो अग्रिम उत्पादन बताती है वो इन्हीं का परिणाम है। दूसरा, कृषि क्षेत्र में जो आपने मैप पढ़ा होगा कि यहां लाल मिट्टी मिलती है या काली मिट्टी मिलती है या यह पीली और ऐसी मिट्टी मिलती है, तो क्या कभी ऐसा कहीं बाउंड्री बनी हुई है? यह कैसे पता चला कि यहां से काली मिट्टी खत्म हो गई और अब लाल शुरू हो गई? इन्हीं उपग्रहों के द्वारा। इन्हीं के द्वारा हमें पता चलता है कि कहां पर कौन सी गुणवत्ता वाली मिट्टी होगी। इन्हीं के चित्रों के द्वारा हमें पता चलता है कि कहां पर किस प्रकार की कृषि हो सकती है। तो जो मृदा का चित्र हम बनाते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं उपग्रहों के परिणाम होते हैं। तो कृषि क्षेत्र में यह भूमि का प्रबंधन करने में मदद कर सकता है। कृषि क्षेत्र में यह अग्रिम उत्पादन बताने में मदद करता है। कृषि क्षेत्र में मृदा की क्वालिटी, मृदा के प्रकारों को बताने में मदद करता है। और कृषि क्षेत्र में पानी, जल संसाधनों के प्रबंधन में भी मदद कर सकता है और बता सकता है कि यदि किसी क्षेत्र में पानी की कमी हो जाए तो उस कृषि क्षेत्र में पानी और कहां से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि इसकी निगाह है सभी चीजों पर। तो अगर हम बात करें तो इसका कृषि क्षेत्र में बहुत सारा अनुप्रयोग है। कृषि क्षेत्र में इसका बहुत सारा अनुप्रयोग है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि मरुस्थलीकरण को भी यह रोक सकता है। देखना कैसे? हम जानते हैं कि भारत में जो भारत का पश्चिमी वाला क्षेत्र है यह मरुस्थल से या मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। अब हमें यह बताना है कि मरुस्थलीकरण कहां तेज हो रहा है। तो हमारे पास जो उपग्रह हैं, ये उपग्रह 1988 से 1988 से हमने भेजे हैं। तो हमारे पास 1988 के भी तो फोटोग्राफ होंगे। अब मान लो 1988 का एक फोटोग्राफ मुझे मिला जिसमें मुझे पता चला कि इस एरिया में मरुस्थल था, और आज 2019 का नया फोटोग्राफ जब खींचा गया तो मुझे पता चला कि यहां पर इस तरीके से अब इतना पूरा एरिया एक तरीके से मैंने कहा कि अब मरुस्थलीकरण का हो गया। तो मैं ये कहूंगा कि ऊपरी वाले हिस्से में मरुस्थलीकरण की दर ज्यादा है, इसलिए सरकार योजना बनाएगी कि उस क्षेत्र में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो कृषि क्षेत्र में यह कृषि योग्य भूमि को बचाए रख सकता है, यह मरुस्थलीकरण को रोक सकता है। फिर निर्वनीकरण, कहां पर पेड़ पौधे कट रहे हैं, कहां पर क्षेत्रफल कम हो गया वनों का, इसका भी आकलन बड़े आसानी से कर सकता है। तो जितने भी हम कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई आवश्यकताएं हैं, जितनी भी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हैं, हम इन्हीं के द्वारा आकलित करके बता सकते हैं कि कहां पर कार्य योजना की आवश्यकता होगी। तो यह पहला अनुप्रयोग है जो कृषि क्षेत्र में माना जा सकता है।
तो भूमि के निर्धारण में, मिट्टी की विशेषताओं के निर्धारण में, फसल के पूर्वानुमान में, साथ ही साथ मरुस्थलीकरण को रोकने में और जल का बेहतर प्रबंधन करने में, कृषि क्षेत्र में इन उपग्रहों का हम उपयोग कर सकते हैं। सारे नाम याद रखिएगा। फिर दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों का आकलन। प्राकृतिक संसाधनों का आकलन, जैसे हमारे पास कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है। जैसे वन रिपोर्ट आती होगी, हमने कहा अरुणाचल में इतने प्रतिशत क्षेत्रफल में वन है, मध्य प्रदेश में इतने प्रतिशत क्षेत्रफल में वन है। तो कभी तुमने देखा क्या कोई मेजरमेंट करने के लिए स्केल लेकर आ गया है? ये उपग्रहों के परिणाम होते हैं और उसी के आंकड़ों से हमें पता चलता है कि वन संसाधनों में बढ़ोतरी हुई, कमी हुई, किस क्षेत्र में बढ़े, किस क्षेत्र में कम हो गए, सघन वन है या कैसे वन है। दूसरा, जल संसाधन भारत के पास कितना है, जल संसाधनों का मापन भी यही करता है। तीसरा, इसके अलावा यह प्राकृतिक संसाधनों में मान लो कि कहीं पर तांबे की खदान है, कहीं पर यूरेनियम की खदान है, क्योंकि इनके कैमरे लगातार इन भूमियों से आने वाले परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन और अवशोषण के आधार पर परिणाम प्राप्त करते रहते हैं। इसलिए प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक खनिज पदार्थ इनकी भी खोज करते हैं। या हम कह सकते हैं कि कई बार पेट्रोलियम और कोयले की खदानों को खोजने में भी मदद करते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम और कोयले की खदानों से जिस भी प्रकार की किरणें या जिस भी प्रकार की तरंगे होती होगी, शायद वो बताती होगी कि यहां पर इसके सोर्स हो सकते हैं या नहीं। तो वन संसाधनों के आकलन में, जल संसाधनों के आकलन में, प्राकृतिक खनिजों की खोज में, पेट्रोलियम और कोयले जैसे संसाधनों की खोज में इनका काफी ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं सबसे पहला कृषि क्षेत्र में इनका बहुत उपयोग है। आप कृषि क्षेत्र में भूमि के जो भी प्रकार हैं, मृदा के प्रकार हैं, अग्रिम उत्पादन बता सकते हैं, जल प्रबंधन बेहतर कर सकते हैं, कृषि का प्रबंधन बेहतर इसकी सहायता से किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का आकलन में भी इन उपग्रहों का बहुत योगदान होता है। तीसरा है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन कैसे? आपदा प्रबंधन जैसे मान लीजिए कि कहीं पर बाढ़ आई है। अब मान लेते हैं कि कहीं पर बाढ़ आई है, मान लेते केरल में जो बाढ़ आई है, तो उसके लगातार फोटोग्राफ्स हमें मिल रहे हैं कि वो बाढ़ का पानी किस क्षेत्र तक गया है। तो सबसे पहले हम उस क्षेत्रों में जहां पर इसका ज्यादा प्रभाव दिखेगा वहां जा सकते हैं। मान लो कहीं पर चक्रवात आया और नुकसान कितना हुआ है, तो सबसे पहले कौन सी जगह पर नुकसान ज्यादा दिख रहा है, ये पहले फोटोग्राफ हमें ऊपर से ही पता चल जाते हैं और वहीं पर टीमें भेजी जाती हैं। लैंडस्लाइड कहीं हुआ हो या कहीं पर भी किसी भी प्रकार से लोग फंसे हुए हैं या वहां पर किसी प्रकार के मूवमेंट दिख रहे हो, तो हम इनके द्वारा ये आइडिया लगा सकते हैं कि कहां कहां पर समस्याएं हो सकती है। कई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में वो हेलीकॉप्टर एग्जैक्टली कहां पर होगा, इसे अगर हम जमीन से ढूंढने जाएंगे तो शायद बड़े मुश्किल से मिले, लेकिन इन उपग्रहों का उपयोग करके हम उसे आसानी से खोज सकते हैं। तो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में इन उपग्रहों का अपना एक अलग उपयोग है, इन उपग्रहों का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि आपदा प्रबंधन में आपको बता देगा कि प्रभावित क्षेत्र कितना है, आपको बता देगा कि प्रभाव कितना बड़ा और छोटा है, आपको खोज करने में भी मदद करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन में इन उपग्रहों का एक विशेष योगदान है। डाउट देख लेते हैं। इसका मिसयूज भी हो सकता है। एम सोलंकी का सवाल है कि ये कितने सिक्योर हैं, इनका मिसयूज भी हो सकता है। हम आते हैं उस बात पर भी। बिल्कुल, इसका जो मिसयूज हम देख लेते हैं। राम जी, मैं समझा नहीं क्या सवाल है आपका। इसका कितना पोर्शन कंप्लीट होगा, मैं उसी भी समझा रहा हूं। देखो, जो भी हम टॉपिक उठाएंगे, जैसे हमने साइंस टेक्नोलॉजी उठाया है, स्पेस टेक्नोलॉजी, तो स्पेस टेक्नोलॉजी तो हम पूरा करेंगे। कंप्लीट स्पेस टेक्नोलॉजी आपको मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जनरली अगर हम बात करें तो जो पहला डाउट था कि मिसयूज, इसका मिसयूज कब होगा? जब हमारे देश के कुछ लोग बेईमानी करेंगे, ऐसा होगा ना। पर जनरली ऐसा नहीं होता, जनरली ऐसा नहीं होता। उसका रीजन है
क्योंकि यहां पर जो लोग सेलेक्ट होंगे या जो लोग आएंगे वो इस तरीके के लोग नहीं हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि बहुत जल्दी वो बेचे और खरीदे जा सके। निश्चित ही इसके मिसयूज की पॉसिबिलिटी होती है, पर बहुत ही नहीं के बराबर। उसका कारण है, पहली बात तो इन डाटा को समझने के लिए एक सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। इस डाटा का एनालिसिस एक सुपर कंप्यूटर करेगा, इस डाटा के एनालिसिस के परिणाम एक वैज्ञानिक समझा पाएगा और उसके बाद फिर वो आम लोगों को सरल भाषाओं में बदलाए जाते हैं। तो इसका मतलब कहीं से कहां तक ऐसा मत सोचेगा कि ये डायरेक्टली मिसयूज हो जाएगा कि कोई गरीब आदमी रिक्शा चलाने वाला आ गया और उसने फोटोग्राफ चोरी कर ली और पता कर लिया। ऐसा नहीं होता, इतना जीवन सरल नहीं होता है। क्योंकि आप जब भुवन पर फोटोग्राफ देखेंगे तो आपको लगेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि उसका एनालाइजिंग करने पर क्या क्या एंगल और क्या क्या बातें सामने आती है। फिर अगला है औद्योगिक उपयोग। औद्योगिक उपयोग, इनका औद्योगिक उपयोग क्या है? इसके द्वारा हम नए संसाधनों की खोज कर सकते हैं। नए संसाधनों की खोज, विशेष करके पेट्रोलियम के नए सोर्स, पेट्रोलियम के नए स्रोत, खनिजों के नए स्रोत, खनिज के नए स्रोत, या हम ये इसमें आधार पर यह भी बता सकते हैं कि कहां पर उद्योग लगाए जाएं, कहां पर उद्योग लगाए जाएं ताकि वहां पर प्राकृतिक संसाधनों की दूरी न्यूनतम होगी। तो औद्योगिक उपयोग भी इनका है, खास करके नए संसाधनों को खोजने में, पेट्रोलियम खनिज के नए संसाधन खोजने में इनका बहुत उपयोग है, इनका बहुत उपयोग है। तो औद्योगिक उपयोग में भी यह उपग्रह आते हैं। रिपीट कर रहा हूं मैं, कृषि क्षेत्र में इनका उपयोग है, प्राकृतिक संसाधनों के आकलन में, आपदा प्रबंधन में, औद्योगिक उपयोग में, और सबसे महत्वपूर्ण है ये रक्षा क्षेत्र में। सीमा वाले क्षेत्र में यह निगरानी करते हैं, सीमा वाले क्षेत्र में यह निगरानी करते हैं और होने वाली किसी भी हलचल के बारे में आपको बता सकते हैं। सीमा क्षेत्र में इनकी जो निगरानी होती है तो हमें पता चलता है कि सीमा क्षेत्र में किस तरीके के मूवमेंट हो रहे हैं। सीमा क्षेत्र में हम दुश्मन के किसी भी हरकत पर ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ ये भारत के आंतरिक क्षेत्र में भी निगरानी रख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक तरीके से निगरानी रखने में भी मदद करते हैं, निगरानी रखने में भी मदद करते हैं। और यहीं पर इसी कक्षा में हम कह सकते हैं कि उन उपग्रहों को भेजा जा सकता है, उन उपग्रहों को भेजा जा सकता है जो निगरानी रखने का काम करेंगे। हम कह सकते हैं कि ऐसे उपग्रह जो दुश्मन क्षेत्र पर भी निगाह रख सकते हैं। तो सीमा क्षेत्र में, सीमा क्षेत्र के परिवर्तनों को, सीमा क्षेत्र के हलचल को, आंतरिक हलचलों को, आंतरिक परिवर्तनों को, साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि युद्ध की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में सीमा पर गतिविधियों पर निगरानी रखते हैं। सीमा पर जो गतिविधियां हैं उस पर निगरानी रखते हैं। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो रक्षा क्षेत्र में इनका बहुत योगदान होता है। किसी भी देश के लिए रक्षा विषय बहुत ही अलग और महत्वपूर्ण होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रक्षा क्षेत्र का किसी के साथ बिल्कुल भी हम कह सकते हैं कि कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, इसे शेयर नहीं किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है ऐसे उपग्रहों का होना, क्योंकि भारत की इसके कारण निर्भरता किसी और देशों पर कम होती रहेगी और वो अपने क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम होता रहेगा। तो रक्षा के क्षेत्र में भी इसका बहुत ज्यादा योगदान है। इसके अलावा यह उपग्रह भारत में शहर प्रबंधन, कहां पर शहरों में जगह बची है जहां और इमारत बन सकती हैं, सड़कें कहां से निकाली जा सकती हैं, कहां पर सड़कों को चौड़ा किया जा सकता है, कहां पर शहर के पानी का व्यवस्था की जा सकती है। तो शहर प्रबंधन, शहर नियोजन में बहुत महत्वपूर्ण है, ग्रामीण नियोजन में महत्वपूर्ण है, प्रदूषित जल नियोजन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदूषित जल कहां से निकल रहा है, कहां मिल रहा है, इसके द्वारा बहुत जल्दी पता चलता है। इन उपग्रहों से प्राप्त सूचनाओं को एकत्रित करके सूचना प्रणाली, भौगोलिक सूचना प्रणाली, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सेंटर का विकास किया गया है, जिसे भुवन वेब पोर्टल पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे पूरे डाटा मिलते हैं
कि शहर में कहां पर घनी आबादी है, कहां पर जगह खाली है, या इन शहरों में कहां पर नियोजन की आवश्यकता है, जल प्रबंधन कहां किया जा सकता है, प्रदूषित जल की मात्रा कहां ज्यादा है। ओवरऑल कहें तो इन उपग्रहों का उपयोग इन पांचों क्षेत्रों के अलावा शहर प्रबंधन, ग्राम प्रबंधन, शहरी नियोजन, ग्राम नियोजन, प्रदूषित जल का नियोजन, या हम कह सकते हैं कि जहां जहां पर भी किसी भी प्रकार के शहरी और ग्रामीण विकास के कार्य करने हैं वहां हमें इनकी मदद लगेगी, क्योंकि इनके द्वारा प्राप्त आंकड़ों से हमें यह अनुमान लगाने में आसानी होती है कि किन क्षेत्रों में कहां कहां पर अभी समस्याएं हैं। तो इन उपग्रहों का अपना एक अलग महत्व है, इन उपग्रहों का अपना एक अलग महत्व है। आइए पहले डाउट फिर से देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और फिर सवाल है कि यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन भी बताएंगे। बिल्कुल, टॉपिक तो होने दो संतोष अभी। संडे का लेक्चर, हाँ, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम करने जा रहे हैं कि अब आपको संडे के दिन एनसीईआरटी की क्लासेस हमारे द्वारा मिलेगी। संडे के दिन अब एनसीईआरटी की क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे, और इस संडे हम सोच रहे हैं क्लास 6 के ज्योग्राफी की क्लास 6 की जो नई एनसीईआरटी है उसे कंप्लीट कवर करके देंगे। उस एनसीईआरटी को कंप्लीटली इस तरीके से कवर करेंगे कि फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों बातें कवर हो जाए। तो मे बी इस संडे जो हमारा क्लासेस होगा वो एनसीईआरटी पर होगा, और कंटिन्यूअसली संडे टू संडे हम एनसीईआरटी की क्लासेस को कवर करेंगे। क्लास 6 से लेकर क्लास 8 की पहले न्यू एनसीईआरटी और फिर बाद में ओल्ड एनसीईआरटी पर कंसर्न करेंगे। तो मे बी इस संडे से आपको एनसीईआरटी की क्लासेस मिलना शुरू हो सकती हैं। कमेंट्स मैंने ऊपर लिखे वह नहीं देखे, आपके लिए मैंने सही लिखा या गलत मैं समझा नहीं। राम जी, मेरे को एक बार भेज दीजिएगा। फिर भारत के सीमा क्षेत्र में अन्य देशों की गतिविधियों निरंतर भेजता रहता है। बिल्कुल, हम कह सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक इन्हीं की मदद से हुई, कह सकते हैं सोनू। लेकिन हम इसके बाद अभी आपको एक और बताएंगे जब नेविगेशन सिस्टम, तब आइडिया ज्यादा लगेगा, तब ज्यादा आपको आइडिया लगेगा। इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में काम आते हैं ये सैटेलाइट, बिल्कुल हम कह सकते हैं। इसमें संडे को लेक्चर होगा, जो ऐसे कि अभी हमने बताया कि एनसीईआरटी की क्लासेस हो सकती हैं। न्यूक्लियर बम से जो वेव निकलती हैं वो सैटेलाइट से जानी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूक्लियर बम से जो वेव निकलेगी वो भी जानी जा सकती हैं। एनसीईआरटी की क्लासेस हो सकती है संडे के दिन। अब एनसीईआरटी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। नोट्स लाइव रहते हैं, बनाते चलने के बाद में बनाएं। बिल्कुल, हाँ, कह सकते हैं कि नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। आइए अब हम देख रहे हैं इसी में प्रक्षेपण यान तकनीक। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रक्षेपण यान तकनीक पर। अब हम फोकस करने जा रहे हैं प्रक्षेपण यान तकनीक, लॉन्चिंग व्हीकल, प्रक्षेपण यान तकनीक, लॉन्चिंग व्हीकल टेक्नोलॉजी, लॉन्चिंग व्हीकल टेक्नोलॉजी, प्रक्षेपण यान तकनीक। पहले कहानी के रूप में समझते चलिएगा। सबसे पहले तो यह शब्द समझ लेते हैं, लॉन्चिंग व्हीकल क्या है। लॉन्चिंग व्हीकल का मतलब है यह एक तरीके का रॉकेट होता है, यह एक तरीके का रॉकेट होता है जिसमें बड़ी मात्रा में ईंधन भरा होता है, जिसमें बड़ी मात्रा में ईंधन भरा होता है। ये कमरे हैं ईंधन के, और ऊपर यहां पर सैटेलाइट रखा होता है, ऊपर यहां पर सैटेलाइट रखा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लॉन्चिंग व्हीकल प्रक्षेपण यान का मतलब एक तरीके का रॉकेट। प्रक्षेपण यान का मतलब एक तरीके से ऐसी युक्ति जो उपग्रहों को लेकर जाती हैं। इन्हीं प्रक्षेपण यान की टेक्नोलॉजी भारत में विकसित जब नहीं थी, तो इसी कारण से हमें कभी फ्रेंच गुयाना जाना पड़ता था, कभी नासा के पास जाना पड़ता था, कभी कजाकिस्तान जाना पड़ता था। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी जरूरत है उपग्रहों को किसी कक्षा में लेकर जाना। उपग्रह बनाना एक अलग घटना है और उपग्रहों को ले जाने वाली युक्ति बनाना एक अलग घटना है। तो अब हमने उपग्रह बनाना सीख लिए,
हमने उपग्रह बनाने के बाद उनका कैसे कंट्रोल किया जाता है वो सीख लिया, लेकिन उपग्रहों को ले जाने वाली जो युक्ति है उसे बनाने में और उसको विकसित करने में भारत को समय लगा, और इसी कारण से भारत की निर्भरता कभी फ्रेंच गुयाना पर, कभी कजाकिस्तान के सेंटर पर, कभी हम कह सकते हैं कि नासा के फ्लोरिडा वाले सेंटर पर बनी रही। पर धीमे धीमे हम इसमें बड़े तेजी से आगे बढ़े और आज हम इस क्षेत्र में भी इतने मजबूत खड़े हैं कि बहुत ही न्यूनतम कीमत पर हम वो सेवाएं दे सकते हैं जो बाकी कोई देश नहीं दे सकता है। आइए शुरुआत करते हैं इन लॉन्चिंग व्हीकलों के बारे में, किस प्रकार से ये हुआ। अगर हम चाहें इसमें तो सबसे पहले प्रक्षेपण यान तकनीक में सबसे पहला प्रक्षेपण यान था एसएलवी, जिसका नाम या फुल फॉर्म है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये 1980 के दशक या 1980 के समय की बात है, जब भारतीय वैज्ञानिक अभी नए नए उपग्रह बनाना सीखे थे, और उपग्रह बनाने के साथ भारत ने अपना पहला प्रक्षेपण यान बनाया सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। बहुत ही बेसिक था, 40 किलोग्राम तक का सैटेलाइट, 40 किलोग्राम तक के वेट के सैटेलाइट को लियो की कक्षा में भेज सकता था। तो हम कह सकते हैं कि शुरुआती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं शुरुआत तो होनी चाहिए थी। तो बहुत ही कम वेट के उपग्रह को हम लेकर जा सकते थे, लेकिन इसी को आगे हमने कन्वर्ट किया और बनाया एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ASLV एडवांस क्या था, इसमें 150 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को लियो की कक्षा में लेकर जा सकता था, और 150 किलोग्राम के उपग्रह को लियो की कक्षा में ले जा सकता था, और रास्ता भटकने पर इसे समाप्त किया जा सकता था। यह कैरेक्टर इसमें बहुत नया था, इसलिए इसका नाम रखा एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम या एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। पर इनकी क्षमताएं बहुत कम थी। धीमे धीमे भारतीय वैज्ञानिक और आगे बढ़ते चले गए, और इसी श्रृंखला में हमने फिर डेवलपमेंट किया PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अब क्या मेरे लाल लालियों को यह शब्द समझ में आ गया है? पोलर नाम क्यों रखा होगा? पोलर क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य था, हम यह चाहते थे कि भारत इतना तो मजबूत हो जाए कि लियो की कक्षा में कितना भी उपग्रह भारी हो हम लेकर जा सके। तो पोलर लॉन्चिंग व्हीकल जो था, या पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग जो व्हीकल PSLV है, क्या दिमाग में अब आपको समझ में आ रहा है कि इसका नाम PSLV क्यों रखा था? ध्रुवीय कक्षा के लिए, ध्रुवीय कक्षा में उपग्रहों को भेजने के लिए। वैसे ये काफी अच्छा उपग्रह लॉन्चिंग व्हीकल है। ये लगभग 1600 किलोग्राम तक के उपग्रह को लियो की कक्षा में, और अगर आप उपग्रह का वेट कम कर दीजिए तो लगभग 1100 किलोग्राम तक के उपग्रह को ये जियो की कक्षा में भी ले जाने की ताकत रखता है। एक जमाने में हमने इसी PSLV से चंद्रयान 1 भेजा था, एक जमाने में इसी PSLV से हमने मंगलयान तक भेजा है, क्योंकि यह हमारी स्वदेशी तकनीक से निर्मित एक ऐसा प्रक्षेपण यान है जिसकी सटीकता विश्व के किसी भी प्रक्षेपण यान में सबसे टॉप पर है। इसके द्वारा असफल होने की संभावना बहुत न्यूनतम होती है। तो इसका अपना एक यूनिक कैरेक्टर है। हम डिटेल में हर एक को पढ़ेंगे। अभी आपके सामने मैं वैसे एक श्रृंखला रख रहा हूं ताकि एक इमेज बनती चली जाए कि पहले SLV आया, फिर ASLV आया, फिर PSLV आया। PSLV की ताकत, जो इस समय PSLV सबसे बेटर है, उसका नाम रखा है PSLV XL, एक्स्ट्रा लार्ज। तो PSLV XL 1600 किलोग्राम तक के उपग्रह को लियो की कक्षा में, जबकि अगर वेट कम कर दो तो ऊंचाई पर भी लेकर जा सकता है, क्योंकि इसके पास जो ईंधन होता है वो शायद इतनी ही ताकत वाला होगा। वेट और कम कर दो तो चंद्रमा पर भी जा सकता है, वेट और कम कर दो तो मंगल पर भी ये ले जा सकता है। तो हम एक सिंपल सी बात अगर कहें तो PSLV ज्यादा से ज्यादा इतने किलोग्राम तक के उपग्रह को ले जा सकता था। पर भारतीय वैज्ञानिकों ने सर्वाधिक सफलता तब प्राप्त की जब उन्होंने GSLV बनाया,
GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल या जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल। अगर हम बात करें तो GSLV जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। जियो स्टेशनरी याद रखना, जियो सिंक्रोनस की जगह जियो स्टेशनरी शब्द याद रखना। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल GSLV। GSLV के 3 वर्जन है हमारे पास, मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3। इसमें मार्क 1 जो है उसमें जो क्रायोजेनिक इंजन, अभी हम पढ़ेंगे कि क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, अभी हम गरीब लोग बस समझ रहे हैं। इसमें क्रायोजेनिक इंजन रूस का था, यह स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन से निर्मित था, स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन से निर्मित था। और यह मार्क 3 जो है, जिसे हम M के थर्ड भी कह सकते हैं, इसकी खासियत है कि यह 4000 किलोग्राम के सैटेलाइट को जियो में ले जाने की क्षमता विकसित कर गया। यहां तक कि 10,000 किलोग्राम के सैटेलाइट को लियो की कक्षा में भी यह ले जा सकता है, क्योंकि अगर वेट बढ़ा दोगे तो हाइट कम होगी, वेट कम कर दोगे तो हाइट ज्यादा होगी। 4000 किलोग्राम मतलब 4 टन तक के उपग्रहों को ये जो GSLV है ये लेकर जा सकता है। मार्क 3 अभी तक का सबसे शक्तिशाली लॉन्चिंग व्हीकल जो भारत का है वो GSLV मार्क 3 है। मार्क 1 में रूसी क्रायोजेनिक इंजन है, अभी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, हम एक एक को पढ़ेंगे, पर एक कहानी के रूप में अभी इसे समझिएगा। फिर मार्क 2 पहला GSLV जो स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन से बना है। मार्क 3 अभी तक का सबसे ज्यादा विकसित है। और याद रखना, यूपीएससी ने 2017 में मेंस में सवाल पूछा था कि भारत ने अभी तक इतने अभियान चलाए लेकिन मानव सहित अभियान क्यों नहीं चलाया। उस समय एक सवाल था, वास्तव में उस समय प्रोग्राम शुरू होने वाला था। अगर एक सिंपल सी बात करें तो याद रखना था, उसमें सबसे पहला बैरियर हमारे पास एक ऐसा प्रक्षेपण यान होना चाहिए था जो न्यूनतम 4 टन का वजन ले जाने की ताकत रखेगा, तब जाकर मानव को लिया जा सकता था। और इसका विकास ही 2016-17 में हुआ मार्क 3 का। और इसी कारण से भारत ने अभी तक मानवों को नहीं भेजने का सोचा था, लेकिन अब गगनयान में इसलिए सोचा क्योंकि हमारे पास यह क्षमता विकसित हो गई। ऐसे कई अवरोध थे जो नहीं थे और इस कारण से मानव को हम भेज नहीं सके थे, लेकिन अब हम मानव को भेज सकते हैं क्योंकि हमने धीमे धीमे वो सब कुछ विकसित किया है। हम पढ़ेंगे क्रायोजेनिक इंजन से लेकर, मैं जानता हूं बहुत गंदे गंदे सवाल तुम्हारे दिमाग में होंगे जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर जाने में कुछ लोगों को मजा लगता है, उनको लगता है कि यूपीएससी को साइड में रखकर एक बार आनंद ले ही ले। तो क्रायोजेनिक इंजन हम पढ़ेंगे, समझेंगे, लेकिन अभी हम गरीब लोग इस बात पर ध्यान देंगे कि एक कहानी चल रही है। SLV, ASLV, PSLV, GSLV। अब हमारा टारगेट है RSLV या RLV, रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल या रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, RSLV। और इस RSLV के लिए जरूरी है, यदि आप चंद्रमा पर मानव भेजना चाहते हैं, यदि आपका उद्देश्य है चंद्रमा पर मानव को भेजना, तो इसके बगैर असंभव है, क्योंकि वही उपग्रह हैं, वही लॉन्चिंग व्हीकल है जो चंद्रमा पर लेकर जाएगा और उसी में बैठकर वापिस आओगे। क्योंकि PSLV, GSLV ये सारे के सारे जाते हैं, वापिस नहीं आते हैं। हमें वो चाहिए जो जाए और वापिस भी आ सके। इसलिए हमें RSLV बनाना पड़ेगा यदि मानव को चंद्रमा पर भेजना है। तो अब हमारा भविष्य जाएगा RSLV की ओर। तो क्या आप मेरी कहानी समझ पा रहे हैं? SLV, ASLV, PSLV, GSLV और RSLV हमें पढ़ना है, सभी को पढ़ना है। हमारे पास जो अभी सबसे ज्यादा विकसित है वो है मार्क 3, जो भारत का सबसे भारी लॉन्चिंग व्हीकल है, या हम कह सकते हैं जो उपग्रह, सबसे भारी उपग्रह को ले जा सकता है वो है GSLV मार्क 3। एक बार डाउट देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं इसी में। चंद्रयान 1 बहुत बढ़िया, जिन लोगों को याद है सारी बातें। क्रायोजेनिक इंजन एक ऐसा इंजन द्रव हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन होती है ईंधन के रूप में। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी हम गरीब लोग सीखेंगे उसे समझेंगे कि क्या होता है। कई बार उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल ये भी कह सकते हैं आरएसएलवी को कई बार उपयोग किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। एसएलवी, एएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी और आरएसएलवी, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल भी कह सकते हैं, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल भी कह सकते हैं। आइए, बहुत बढ़िया। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का बैच चलाएंगे तो काफी स्टूडेंट जुड़ेंगे सर। देखो आरपीएससी फर्स्ट का बैच चलाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये जो चैनल है ये कंप्लीटली यूपीएससी को डेडिकेट है, यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए डेडिकेट हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि अभी कोई और नया विषय इसमें आ जाए, पर अगर हम बात करें तो हमारा फोकस्ड है यूपीएससी के विद्यार्थियों को एक मंच पर, स्पेशली हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को एक मंच पर खड़ा करना। तो बहुत मुश्किल है सोलंकी कि हम इसको शुरू करें। जीएसएलवी इसरो का बाहुबली है, कह सकते हैं आकांक्षा, बिल्कुल कह सकते हैं। आइए, धन्यवाद जिन लोगों को समझ में सारी बातें आ गई हैं। तो प्रक्षेपण यान तकनीक के बारे में आपको क्लियर हो गया कि प्रक्षेपण यान का मतलब होता है एक ऐसी युक्ति जो उपग्रहों को कक्षाओं में स्थापित करने में मदद करती है। तो आइए पहले इसमें से दो के बारे में संक्षिप्त में लिख देते हैं बस। एसएलवी 40 किलोग्राम का और लियो की कक्षा में ले जा सकता है, जैसे कि हमने देखा था 1979 में हमने एसएलवी 3 का परीक्षण किया था। फिर एएसएलवी 150 किलोग्राम तक के उपग्रहों को लेकर जा सकता है और हम कह सकते हैं कि रास्ता भटकने पर इसे समाप्त किया जा सकता है। अब इनका कोई यूज नहीं होता है। अब हम शुरुआत करेंगे जिसे हमें डिटेल में पढ़ना है, पीएसएलवी, जीएसएलवी, आरएसएलवी। तो आइए सबसे पहली शुरुआत हम कर रहे हैं पीएसएलवी के बारे में। पीएसएलवी के बारे में, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ओनली यूपीएससी स्टूडेंट होता है, बिल्कुल। 2 घंटे की क्लास तो अभी नहीं होगी, 2 घंटे की क्लास को अभी टाइम लगेगा। सॉफ्ट लैंडिंग और रीयूजेबल भी होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल वो सारी बातें होनी चाहिए, तब मानव को भेजा जा सकता है। आइए हम आगे बढ़ रहे इसी में पीएसएलवी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो आप लिखिएगा इसमें कि पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, इसकी विशेषताओं पर गौर करते हैं। यह पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है, इसमें किसी भी देश का सहयोग नहीं है। पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक, पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक, स्वदेशी तकनीक। पीएसएलवी की क्या क्या विशेषता है? पहला, दूसरा, अभी तक की उड़ानों में सर्वाधिक प्रतिशत सफलता। मैं बता दूं आप लोगों को कि जो मेरे पास आंकड़ा है, शायद अब और भी बढ़ गए होंगे, जो मेरे पास आंकड़ा है कि लगभग 40 उड़ानों में एक बार ये पूर्ण रूप से असफल रहा था, 2 बार एक पूर्ण रूप से असफल रहा और एक बार आंशिक रूप से असफल रहा था, बाकी यह हमेशा सफल रहा है। इतनी एक्यूरेसी ना नासा के किसी प्रक्षेपण यान में है, ना ही किसी प्राइवेट कंपनी, ना यूरोप, ना रशिया। भारत के पीएसएलवी की एक्यूरेसी विश्व के किसी भी प्रक्षेपण यान से सबसे बेहतर है और इसी कारण से विश्व के अधिकतर गरीब देश अगर अपने उपग्रह को भेजना चाहते हैं तो भारत की ओर रुख कर रहे हैं पीएसएलवी के कारण, क्योंकि इसके जैसी एक्यूरेसी अभी तक किसी और लॉन्चिंग व्हीकल की नहीं है। तो स्वदेशी तकनीक से निर्मित है, सर्वाधिक प्रतिशत सफलता है और भारत के नजर से ही नहीं, वैश्विक नजर से देखा जाए तो न्यूनतम खर्च वाली तकनीक है, न्यूनतम खर्च वाली तकनीक है, क्योंकि कोई क्रायोजेनिक इंजन नहीं, एक सामान्य से ईंधन के आधार पर यह उपग्रहों को प्रक्षेपित कर सकता है। तो न्यूनतम खर्च वाली तकनीक होने के कारण इसके द्वारा हम विदेशी मुद्राओं का अर्जन कर रहे हैं, विदेशी मुद्रा का अर्जन कर रहे हैं। इसी ने भारत की छवि बनाई, इसी ने चंद्रयान 1 को सफल बनाया, इसी ने मंगलयान को भी सफल बनाया और इसी ने भारत के उन सभी जगह पर सफलता के झंडे गाड़ दिए
जहां के लिए अभी तक कई देश संभव नहीं सोच नहीं पा रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि इसने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को एक नए आयाम, एक नए दृष्टिकोण के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। इसी के कारण चंद्रयान-1 और मंगलयान-1 सफल हो पाए हैं। तो इसकी विशेषताओं में 4 विशेषता याद होनी चाहिए: स्वदेशी तकनीक, सर्वाधिक सटीकता, न्यूनतम खर्च और चंद्रयान-1 और मंगलयान-1 जैसे कार्यक्रम इसी की देन रहे हैं। अब हम इसमें शुरुआत करेंगे इसकी संरचना, इसकी विशेषताएं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पीएसएलवी की संरचना और विशेषताएं। अब हमने इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये किया है कि हर सैटरडे की जो हमारी क्लास होगी वो क्वेश्चनों की होगी। तो कुछ समय भले आधे घंटे की क्लास हो, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर हम डिस्कशन करेंगे कि आपने वहां क्या आंसर चुनने चाहिए थे। तो छोटा सा ही भले हमारा टारगेट होगा, लेकिन एक सिंपल सी बात अगर हम कहें तो सैटरडे की जो हमारी हमेशा क्लास होगी अब वो क्वेश्चनों पर होगी। और स्पेस टेक्नोलॉजी में मैं दावा कर रहा हूं कि इससे बियॉन्ड कुछ मत पढ़ना, करंट अफेयर के लिए जरूर तैयार रहिएगा। बाकी जब मैं मिशन पढ़ाऊंगा तो चंद्रयान-2 के बारे में सारी बारीकियों को समझेंगे। हम सीधा इसरो की वेबसाइट से सारा डाटा लेंगे जो वो समझाना चाह रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। सभी को बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।